हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7th हिंदी विशिष्ट भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को। पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के वैभव के बारे में जाना था, अपने मध्य प्रदेश के बारे में जाना था। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यासकार को करना। पहला प्रश्न है यहाँ, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है। उत्तर है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी गुजरात तक के मार्ग में यह नदी मध्य प्रदेश की धरती पर को अपने जीवनदायक फल से अभिसिंचित करती है। फलस्वरूप इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर भूभाग जो है मध्य प्रदेश का इसके किनारे बसा हुआ है और यह उसको पालती हुई आगे बढ़ती जाती है। मतलब उसको सिंचित करती हुई, खेतों में पानी की ज़रूरत होती है तो नदी के द्वारा ही मिलता है, तो इसलिए इसको जीवनदायिनी रेखा कहा गया है। पचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। उत्तर है, पचमढ़ी में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे धूपगढ़, चौरागढ़, महादेव मंदिर, सूर्योदय सूर्यास्त के समय अनुपम दृश्य इत्यादि। यहाँ पर स्थित 5 गुफाएं पौराणिक महत्व रखती हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर हैं। उत्तर है, विक्रमादित्य को प्रारंभ करने वाले विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका मतलब उज्जैन के राजा थे। वे अपने न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजापालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। अगला प्रश्न है, अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है तथा यह क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर है, अवंतिका का वर्तमान नाम उज्जैन है। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ा पौराणिक महत्व का संदीपनी आश्रम भी यहीं पर है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य लोक नाट्य कौन कौन से हैं। उत्तर है, मध्य प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य राई, सैरी, बधावा, डिमरिया इत्यादि हैं तथा ढोला, मारू, माच और स्वांग इत्यादि यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्य कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। उत्तर है, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है, किंतु यहाँ अन्य बोलियों के रूप में बुंदेली, मालवी, भीली, बघेली, निमाड़ी इत्यादि बोलियों को बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया है। उत्तर है, मध्य प्रदेश में विभिन्न रीति रिवाजों व मान्यताओं को लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयदशमी और दीपावली के साथ साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार भी उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश लघु भारत जैसा ही है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। तो मैहर में किसका मंदिर है, बताइए जरा। मैहर में माँ शारदा का मंदिर है। अगला खाली स्थान है, कवि केशव की प्रसिद्ध कृति है। बताइए, अभी पाठ में पढ़ा था इसको, सोचिए जरा। केशव की प्रसिद्ध कृति है रामचंद्रिका। अगला खाली स्थान है, झाबुआ का भामरा ग्राम किसकी जन्मस्थली है। चंद्रशेखर आज़ाद की। अगला खाली स्थान है,
प्राचीनतम स्तूपों के लिए सांची विख्यात है। रीवा स्थित चिचाई जलप्रपात दर्शनीय है रीवा में। अगला प्रश्न है, यहाँ इंदौर शहर के राजवाड़ा में भवन है, किसका भवन है? पाठ में पढ़ा था हमने। इसका उत्तर होगा पहला, लोकमाता अहिल्याबाई। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। बुंदेली के पितृ पुरुष हैं, कौन है? तो इसमें पितृ पुरुष कौन हो सकता है? भूषण कवि। भूषण कवि के बारे में, बुंदेली कविताओं के बारे में बताया गया है पाठ में। भारत भवन स्थित है भोपाल में। दतिया प्रसिद्ध है किसके लिए? पीताम्बरा पीठ के लिए। तो ये रहे इसके सारे उत्तर सही विकल्प के। अगला प्रश्न है, दर्शनीय स्थलों और नगरों की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ इनकी सही जोड़ी बनाना है। देखिए आप जरा, कामतगिरी कहाँ पर है? कामतगिरी हमारी चित्रकूट में है। का चौथे नंबर का चित्रकूट। उदयगिरी कहाँ पर है? उदयगिरी है विदिशा में। उदयगिरी खा नंबर का पहला नंबर विदिशा। ऐसे ही मांडू कहाँ है? मांडू होगा मांडवगढ़ में, दूसरा नंबर मांडू का मांडवगढ़। हीरे की खान कहाँ है? 5वें नंबर पन्ना में। और बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में, तीसरे नंबर पर। तो इनको ऐसे आप मिला लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ बताइए। पर्यायवाची शब्द लिखना है इसके। तो देखिए, पानी का क्या होगा? जल। शर्म नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, मिलान करना है इसको। नहीं, मिलान नहीं करना है, सामने लिखा हुआ है, लेकिन पानी का जल होगा। नीर हो सकता, बारी हो सकता, लेकिन शर्म नहीं होगा। शर्म यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप इसको सुधार लीजिए। ऐसे ही अंक का गोद और संख्या एक प्रकार की। अमृत का गंगा जल सुधा। अंबर का वस्त्र आकाश। कनक का सोना धतूरा। कर का हाथ लगान। तो ये इनके दो अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, पानी शर्म हो सकता है। इसके दो अर्थ बताने ना। तो पानी का जल होगा और शर्म होगा। एक पानी इज्जत मान सम्मान से भी लिया जाता है, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। वो दोहा जो है निर्मल, कैसा है याद नहीं आ रहा। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबना निर्मल करे सुभाए। तो ऐसे यहाँ शर्म हो सकता है, इसका सही है शर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे तोरण, तो श्री राम के वनवास से वापस लौटने पर कई तोरण द्वार बनाए गए। तोरण जो द्वार पर लगाया जाता है उसे तोरण कहते हैं। पाषाण, पाषाणकालीन। हड़प्पा की खुदाई से कई पाषाणकालीन तथ्य उजागर हुए। पाषाण मतलब जो पत्थरों का युग था। पहले क्या होता है, हथियार औजार सब पत्थरों के थे, तो उसे पाषाण काल दिया गया नाम। हृदय स्थली, मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है। जीवन रेखा, गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा गया है। भरत मिलाप, रामलीला के दौरान भरत मिलाप की लीला देखकर दर्शकों की आंखें भर आईं। प्रस्तर प्रतिमा, पास के मंदिर में गणेश जी की एक भव्य प्रस्तर प्रतिमा स्थापित की गई है। शब्दों के अंत में ता तम कार प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे ता जोड़कर बनाएंगे प्रत्यय में, तो सम में ता जोड़ेंगे समता, नीच में ता जोड़ेंगे नीचता, ही में ता जोड़ेंगे हीनता। ऐसे तम प्रत्यय जोड़ के सरल में तम जोड़ेंगे सरलतम, कठिन में तम जोड़ेंगे तो कठिनतम, और विशाल में तम जोड़ेंगे तो विशालतम। उप में ऐसे ही उकार जोड़ेंगे, उप में कार जोड़ेंगे तो उपकार, सर में कार जोड़ेंगे सरकार, कला में कार जोड़ेंगे तो कलाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द को सही क्रम में लगाइए। तो वाक्यों को सही बनाना है इनको। वाक्यों को गलत रूप में यहाँ दिया गया है, आपको सही करके बनाना है। जैसे अहिल्याबाई मालवा की शान है, ये उत्तर है। यहाँ प्रश्न है, ये का नंबर का शान है अहिल्याबाई मालवा की, तो इसको सही करके लिखेंगे अहिल्याबाई मालवा की शान है। खा नंबर पे दिया गया भारत की हृदय स्थली है मध्य प्रदेश, तो इसको सही करके लिखेंगे, लिखा जाएगा मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है।
पवित्र नदियाँ क्षिप्रा में से मध्य प्रदेश की एक है। उत्तर रहेगा क्षिप्रा मध्य प्रदेश की नदियों में से एक पवित्र नदी है। उदाहरण है खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के। सही लिखा जाएगा इसको। खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त क्रियाएं छांट कर लिखिए। संयुक्त क्रियाएं छांटनी हैं तो यहाँ देखिए, कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से जुड़ा हुआ है। तो किसका संबंध ओरछा से जुड़ा हुआ है? कवि बिहारी का। तो जुड़ा हुआ मतलब जुड़ा और हुआ, तो दो क्रियाएं मिलके संयुक्त क्रियाएं बनी हुई हैं। ऐसे ही भोपाल झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। तो जाना और जाता, तो यहाँ भी संयुक्त क्रिया जाना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाणकालीन मानव इतिहास के वैभव को सजोए हुए हैं। सजोए हुए हैं, तो यहाँ सजोए है, ये संयुक्त क्रिया है। ऐसे ही किले अपनी भव्यता की कथा कहते रहते हैं। कहते रहते यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। ऐसे ही मांडू में भग्नावशेष राजा अरबाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते प्रतीत होते हैं। यहाँ है कहते प्रतीत होते हैं। आगे हम इसके गद्यांश को इनकी गद्यांशों की व्याख्या देखिए। गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। हम करते हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। संदर्भ इसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के मध्य प्रदेश का वैभव नामक पाठ से अवतरित है। यह एक संकलित रचना है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का वर्णन किया गया है। व्याख्या है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। हमारे पुराणों में तो इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे मोक्षदायिनी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। वहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करके यह पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में पहुंचकर विश्राम करती है। इस यात्रा के दौरान यह मध्य प्रदेश के कई नगरों व कस्बों को अपने जीवनदायक जल द्वारा अभिसिंचित करती है। नर्मदा नदी का अत्यंत सुंदर स्वरूप भेड़ाघाट में देखा जा सकता है। यहाँ यह जलप्रपात के रूप में संगमरमर की ऊंची व विशालकाय चट्टानों के बीच से निकलती है। इस स्थान को धुआंधार के नाम से जाना जाता है। अन्य अनेकों नगरों के अतिरिक्त इसके किनारे पर महेश्वर और ओंकारेश्वर नाम के दो ऐतिहासिक नगर बसे हैं, जो तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात हैं। अगले गद्यांश की पंक्तियां हैं, इनको आप देख लीजिए। संदर्भ जो रहेगा हमारा पहले के अनुसार रहेगा। जो पहले वाले गद्यांश में संदर्भ की पंक्तियां हैं वही पंक्तियों को लिखा जाएगा, क्योंकि ना तो लेखक बदलता है और ना ही पाठ बदलता है तो गद्यांश की पंक्तियां बदलती हैं, है ना। तो आइए प्रसंग पढ़ते हैं इसका। प्रस्तुत गद्यांश में मध्य प्रदेश को लघु भारत की संज्ञा दी गई है। व्याख्या है इसकी, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे और सद्भाव से निवास करते हैं। यहाँ भारत के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक तीर्थ त्योहार मनाए जाते हैं। अतः सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहना ठीक ही है। मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत की मिठास इस प्रदेश के निवासियों के मन में आज भी विद्यमान है तथा जिसे उनके व्यवहार से महसूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश के वैभव पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिए। जैसे दर्शनीय, दर्शन करने योग्य, मनोरम, सुंदर, मन में रमने वाला, सुंदर मन में रमने वाला, वैभव संपत्ति संपन्नता, पाषाण पत्थर, मनोहारी मन को अच्छा लगने वाला, मन को हारने वाला, सैलानी पर्यटक घूमने वाला,
पुरावैभव प्राचीन वैभव, नैसर्गिक प्रकृति से संबंधित, प्रतीक चिन्ह संकेत, प्रस्तर पत्थर, सृजन रचना, किसी वस्तु का निर्माण करना, मोक्षदायिनी मोक्ष देने वाली, अलंकृत सजी हुई, भव्यता सुंदरता और विशालता, प्रतिस्पर्धा टक्कर मुकाबला, निसर्ग प्रकृति, शैलाश्रय पर्वतों में आदिम मनुष्यों के आवास स्थल, गुफाएं जो होती ना उन्हें कहते हैं शैलाश्रय, नक्काशी बेल बूटे, चित्र बनाना, समाधि मृत्यु के बाद बना हुआ स्मृति स्थल, उक्ति कही गई बात कहावत, जिजीविषा जीने की इच्छा, जीवटता, शालभंजिका विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा। तो यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे, इसको यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।